नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बैंक का दिवाला। लखनऊ नेशनल बैंक के दफ्तर में लाला साईदास आराम कुर्सी पर लेटे हुए शेयरों का भाव देख रहे थे और सोच रहे थे कि इस बार हिस्सेदारों को मुनाफा कहां से दिया जाएगा। चांदी सोने या रुई का सट्टा करने का इरादा करते, लेकिन नुकसान के भय से कुछ तय न कर पाते थे। नाज के व्यापार में इस बार बड़ा घाटा रहा। हिस्सेदारों के ढांढस के लिए हानि लाभ का कल्पित ब्यौरा दिखाना पड़ा और नफा पूंजी से देना पड़ा। इससे फिर नाज के व्यापार में हाथ डालते जी कांपता था, पर रुपये को बेकार डाल रखना असंभव था। दो एक दिन में उसे कहीं न कहीं लगाने का उचित उपाय करना जरूरी था, क्योंकि डायरेक्टरों की तिमाही बैठक एक ही सप्ताह में होने वाली थी और यदि उस समय कोई निश्चय न हुआ तो आगे 3 महीने तक फिर कुछ ना हो सकेगा और छमाही मुनाफे के बंटवारे के समय फिर वही फर्जी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसका बार बार सहन करना बैंक के लिए कठिन है। बहुत देर तक इस उलझन में पड़े रहने के बाद साईदास ने घंटी बजाई। इस पर बगल के दूसरे कमरे से एक बंगाली बाबू ने सिर निकालकर झांका। साईदास, ताजा स्टील कंपनी को एक पत्र लिख दीजिए कि अपना नया बैलेंस शीट भेज दे। बाबू, उन लोगों का रुपया तो गरज नहीं, चिट्ठी का जवाब नहीं देता। साईदास, अच्छा, नागपुर की स्वदेशी मिल को लिखिए। बाबू, उसका कारोबार अच्छा नहीं है, अभी उसके मजदूरों ने हड़ताल किया था, 2 महीना तक मिल बंद रहा। साईदास, अजी तो कहीं लिखो भी, तुम्हारी समझ में सारी दुनिया बेईमानों से भरी है। बाबू, बाबा, लिखने को तो हम सब जगह लिख दें, मगर खाली लिख देने से तो कुछ लाभ नहीं होता। लाला साईदास अपनी कुल प्रतिष्ठा और मर्यादा के कारण बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए थे, पर व्यापारिक बातों से अपरिचित थे। यही बंगाली बाबू इसके सलाहकार थे और बाबू साहब को किसी कारखाने या कंपनी पर भरोसा ना था। इन्हीं अविश्वास के कारण पिछले साल बैंक का रुपया संदूक से बाहर ना निकल सका था और अब वही रंग फिर दिखाई देता था। साईदास को इस कठिनाई से बचने का कोई उपाय न सूझता था, न इतनी हिम्मत थी कि अपने भरोसे किसी व्यापार में हाथ डाले। बेचैनी की दशा में उठकर कमरे में टहलने लगे कि दरबान ने आकर खबर दी, बरहल की महारानी की सवारी आई है। लाला साईदास चौंक पड़े। बरहल की महारानी को लखनऊ आए 3-4 दिन हुए थे और हर एक के मुंह से उन्हीं की चर्चा सुनाई देती थी। कोई उनके पहनावे पर मुग्ध था, कोई उनकी सुंदरता पर, कोई उनकी स्वच्छंद वृत्ति पर, यहाँ तक कि उनकी दासियां और सिपाही आदि भी लोगों की चर्चा के पात्र बने हुए थे। राय होटल के द्वार पर दर्शकों की भीड़ लगी रहती थी। कितने शौकीन बेफिक्रे लोग इतर फरोश बजाजिया तंबाकू गर का वेश धर के उनका दर्शन कर चुके थे। जिधर से महारानी की सवारी निकल जाती, दर्शकों के ठट लग जाते थे। वाह वाह, क्या शान है! ऐसी इराकी जोड़ी लाट साहब के सिवा किसी राजा रईस के यहाँ तो शायद ही निकले। और सजावट भी क्या खूब है भाई, ऐसे गोरे आदमी तो यहाँ भी नहीं दिखाई देते। यहाँ के रईस तो मृगांक, चंद्रोदय और ईश्वर जाने क्या क्या खाक बला खाते हैं, पर किसी के बदन पर तेज या प्रकाश का नाम नहीं। ये लोग न जाने क्या भोजन करते हैं और किस कुएं का पानी पीते हैं कि जिसे देखिए ताजा सेब बना हुआ है। यह सब जलवायु का प्रभाव है। बहरहाल उत्तर दिशा में नेपाल के समीप अंग्रेजी राज्य में एक रियासत थी। यद्यपि जनता उसे बहुत मालदार समझती थी, पर वास्तव में उस रियासत की आमदनी 2 लाख से अधिक न थी। हाँ, क्षेत्रफल बहुत विस्तृत था, बहुत भूमि उसर और उजड़ थी, बसा हुआ भाग भी पहाड़ी और बंजर था। जमीन बहुत सस्ती उठती थी। लाला साईदास ने तुरंत अलमारी से रेशमी सूट उतार कर पहन लिया और मेज पर आकर शान से बैठ गए, मानो राजा रानियों का यहाँ आना कोई साधारण बात है। दफ्तर के क्लर्क भी संभल गए। सारे बैंक में सन्नाटे की हलचल पैदा हो गई। दरबान ने पगड़ी संभाली, चौकीदार ने तलवार निकाली और अपने स्थान पर खड़ा हो गया। पंखा कुली की मीठी नींद भी टूटी और बंगाली बाबू महारानी के स्वागत के लिए दफ्तर से बाहर निकले। साईदास ने बाहरी ठाट तो बना लिया, किंतु चित आशा और भय से चंचल हो रहा था। एक रानी से व्यवहार करने का
यह पहला ही अवसर था। घबराते थे कि बात करते बने या ना बने। रईसों का मिजाज आसमान पर होता है। मालूम नहीं मैं बात करने में कहीं चूक जाऊं। उन्हें इस समय अपने में एक कमी मालूम हो रही थी। वह राजसी नियमों से अनभिज्ञ थे। उनका सम्मान किस प्रकार करना चाहिए, उनसे बातें करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी मर्यादा रक्षा के लिए कितनी नम्रता उचित है, इस प्रकार के प्रश्न से वह बड़े असमंजस में पड़े हुए थे और जी चाहता था कि किसी तरह परीक्षा से शीघ्र ही छुटकारा हो जाए। व्यापारियों, मामूली जमींदारों या रईसों से वह रुखाई और सफाई का बर्ताव क्या करते थे और पढ़े लिखे सज्जनों से शील और शिष्टता का उन अवसरों पर उन्हें किसी विशेष विचार की आवश्यकता होती थी। पर इस समय बड़ी परेशानी हो रही थी, जैसे कोई लंकावासी तिब्बत में आ गया हो, जहाँ के रस्म रिवाज और बातचीत से का उसे ज्ञान न हो। एकाएक उनकी दृष्टि घड़ी पर पड़ी। तीसरे पहर के 4 बज चुके थे, परंतु घड़ी अभी दोपहर की नींद में मगन थी। तारीख की सुई ने दौड़ में समय को मात कर दिया था। वह जल्दी से उठे कि घड़ी को ठीक कर दें। इतने में महारानी के कमरे में पदापरण हुआ। साईदास ने घड़ी को छोड़ा और महारानी के निकट जा बगल में खड़े हो गए। निश्चय ना कर सके कि हाथ मिलाएं या झुककर सलाम कर सके। रानी जी ने स्वयं हाथ बढ़ाकर उन्हें इस उलझन से छुड़ाया। जब कुर्सियों पर बैठ गए तो रानी के प्राइवेट सेक्रेटरी ने व्यवहार की बातचीत शुरू की। बहरहाल की पुरानी गाथा सुनने के बाद उसने उन उन्नतियों का वर्णन किया जो रानी साहब के प्रयत्नों से हुई थी। इस समय नहरों की एक शाखा निकालने के लिए 10 लाख रुपयों की आवश्यकता थी, परंतु उन्होंने एक हिंदुस्तानी बैंक से ही व्यवहार करना अच्छा समझा। अब यह निर्णय नेशनल बैंक के हाथ में था कि वह इस अवसर से लाभ उठाना चाहता है या नहीं। बंगाली बाबू, हम रुपया दे सकता है, मगर कागज पत्र देखने के बिना कुछ नहीं कर सकता।